नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। सियासत कब किस चीज पर शुरू हो जाए कहा नहीं जा सकता और इन दिनों सियासत के केंद्र में रामचरितमानस है। वैसे तो करोड़ों हिंदू इसका पाठ करते हैं, लेकिन इस समय सियासतदान इसकी चौपाइयों के अर्थ समझाते फिर रहे हैं। तो वहीं अब रामचरितमानस का मुद्दा जाति पर आ गया है। रामचरितमानस पर बयानबाजियों के बीच संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति को लेकर एक बयान दे दिया और कहा कि जो जाति व्यवस्था है ये भगवान ने नहीं पंडितों ने बनाई है। इस बयान के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत मानिए गर्मा गई। बहस शुरू हुआ तो वहीं भाजपा और दूसरे दलों के नेता बरस पड़े। मामला गरमाया तो पूर्व मंत्री और साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव भी आगे आ गए। मुख्यमंत्री योगी को चैलेंज कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि वो एक बार वो चौपाई पढ़कर जरूर सुना दें। इन सब के बीच सवाल यहाँ ये है कि रामचरितमानस को राजनीति में आखिर क्यों घसीटा जा रहा है। रामचरितमानस तुलसीदास की लिखी चौपाइयों तो वहीं सैकड़ों साल से है, लेकिन आज उसका विरोध क्यों हो रहा है? क्या ब्राह्मणों ने बनाई है जाति व्यवस्था? इन सभी सवालों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी खास रिपोर्ट दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त लाइव है, देश को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं थोड़ी देर के लिए चलते हैं और आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री इस वक्त कर्नाटक को सौगात दे रहे हैं। एक बार जल्दी से देखते हैं प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। बजट बहुत ताकत देने वाला है। जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, उस सशक्त भारत की नींव इस बार के बजट ने और मजबूत की है। ये बजट समर्थ भारत, संपन्न भारत, स्वयंपूर्ण भारत, शक्तिमान भारत, गतिमान भारत की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। आजादी के इस अमृत काल में कर्तव्यों पर चलते हुए विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने में इस बजट का बड़ा योगदान है। गांव, गरीब, किसान, वंचित, आदिवासी, मध्यम वर्ग, महिला, युवा, वरिष्ठ जन, सबके लिए बड़े बड़े फैसले इस बजट में लिए गए हैं। ये सर्वप्रिय बजट है, सर्वहितकारी बजट है, सर्वसमावेशी बजट है, सर्वसुखाकारी बजट है, सर्वस्पर्शी बजट है। ये भारत के युवा को रोजगार के नए अवसर देने वाला बजट है। ये भारत की नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ाने वाला बजट है। ये भारत की कृषि को, गांव को आधुनिक बनाने वाला बजट है। ये श्री अन्न से छोटे किसानों को वैश्विक ताकत देने वाला बजट है। ये भारत में रोजगार बढ़ाने वाला और स्वरोजगार को बल देने वाला बजट है। हमने तो कर्नाटक में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर्नाटक को सौगात देने पहुंच चुके हैं और प्रधानमंत्री का संबोधन चल रहा है। लेकिन इसी बीच क्योंकि रामचरितमानस पर बड़ा ही घमासान मचा हुआ है, तो जल्दी से आपको हमारी एक रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद वापस आएंगे, तमाम गेस्टों से आपको मिलवाते हैं, उसके बाद डिबेट में आगे।
देश में धर्म और जाति को लेकर हमेशा ही सियासत होती रहती है। धर्म और जाति को मुद्दा बनाकर सियासतदान सियासी रोटियां सेकना शुरू कर देते हैं। फिर चाहे किसी पुस्तक पर सियासत कर करना हो या फिर किसी ग्रंथ पर। वहीं अब रामचरितमानस पर यूपी में राजनीति गरमाई हुई है। पिछले दिनों राजनीति के कई घाटों का पानी पी चुके सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने तुलसीदास कृत महाकाव्य रामचरितमानस पर सवाल उठाए, तो वहीं अब संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जाति को लेकर बड़ा बयान दे डाला, जिससे राजनीतिक पार्टियों की बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत ने जातिवाद को लेकर बड़ा बयान दिया है। भागवत ने कहा है कि भगवान ने हमेशा बोला है कि मेरे लिए सभी एक हैं, उनमें कोई जाति वर्ण नहीं है, लेकिन पंडितों ने श्रेणी बनाई, वो गलत था। योग्यता एक आहे, मान सन्मान एक आहे, आपलेपणा सर्वांविषयी आहे, कोणीही उच्च नीच नाही। पंडित लोक जे सांगत असतात ते खोटं आहे। जाती जातीच्या श्रेष्ठत्वाच्या कल्पनेमध्ये उच्च नीचतेच्या भोवऱ्यात अडकून आपण भ्रमिष्ट झालो। मोहन भागवत के इस बयान से सियासत गरमाई और बयानबाजियां शुरू हो गई। समाज में एकता रखने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन समाज तोड़ने का काम कौन कर रहा है? आपके लोग कर रहे हैं ना। तो सबसे पहले ये बात आप अपने लोगों को जो सत्ता पे बैठे उनको समझाइए, चाहे केंद्र में हो या चाहे राज्यों में हो। जातियां तो हम लोगों ने बनाई हैं, अपने अनुसार अपनी सुविधा के अनुसार जातियां बनाई हैं, और कोई काम छोटा नहीं कोई बड़ा नहीं। कोई पढ़ाई लिखाई से करेगा, कोई मजदूरी से करेगा, कोई अन्यथा काम करेगा। और 2023 के अंदर कब जात पात की बात के अनुसार समाज को बांटा जा सकता है? हम सबके सब उस भगवान के लिए एक हैं, उस प्रभु के लिए एक है। ये उन्होंने बहुत अच्छा बयान दिया है। मोहन भागवत का ये बयान तब आया जब रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने सवाल उठाए और उन्हें हटाने की मांग की। मामला गरमाया तो पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी आगे आ गए। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग दलित को शूद्र मानते हैं, धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। चंद मुट्ठी भर धर्माचार्य हिंदू धर्म की ठेकेदारी चलाने के नाम पर 85% हिंदुओं को गाली दे रहे हैं और चिंता अपनी भावना की कर रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से इस आपत्तिजनक चौपाइयों को, दोहों को उस रामायण से बाहर किया जाना चाहिए, अन्यथा तुलसीदास की इस रामायण को ही प्रतिबंधित कर देना चाहिए। ये रामचरितमानस से किसी को शिकायत नहीं है। भगवान श्री राम को हम मानते हैं। मैं आज भी, योगी जी शायद मुख्यमंत्री होकर के भजन नहीं सुन पाते होंगे क्योंकि वो व्यस्त हैं। उन्हें तो सब भजन याद होंगे क्योंकि वो उस संस्था, उस परंपरा से आ रहे हैं जहाँ भजन होता है। भजन उन्होंने पहले से सुने होंगे। मैं आज भी 1 घंटा भजन सुबह सुनता हूँ। रामचरितमानस से शिकायत नहीं, जो गलत है वो गलत है। बीजेपी के लोग धर्म के मामले में बहुत एक्सपर्ट हैं, वो साइंटिस्ट हैं, रिलीजन के साइंटिस्ट हैं वो, तो कम से कम ये बताएं कि शूद्र कौन होता है। सियासत का अपना एक शगल है। जाति और धर्म पर सवाल और बवाल का ये कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी इन मुद्दों पर सियासत की गई है। कई नेताओं और पंडितों ने पहले भी इस तरह के सवाल उठाए हैं। सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म, क्योंकि यही तो संदेश देता है दुनिया को। दुनिया में कहीं नहीं देखने को मिलता है जो कोई ये उद्घोष कर सकता हो कि अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम, तो वसुधैव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। उसमें कहा गया है कि नीच जाति के लोग शिक्षा ग्रहण करके जहरीला हो जाते हैं, जैसा कि सांप दूध पीने के बाद होता है। मैं इसलिए ये बात कहता हूँ कि इसी चीज को कोट करके बाबा साहब अम्बेडकर ने दुनिया के लोगों को बताया
ये जो ग्रंथ हैं नफरत को बोने वाले, एक युग में मनुस्मृति, दूसरे युग में रामचरितमानस और तीसरे युग में गुरु गोवलकर का बंच ऑफ थॉट, ये दुनिया को नफरत, हमारे देश को, समाज को नफरत में बांटती है। नफरत देश को महान नहीं बनाएगा, जब भी कभी महान बनाएगा तो मोहब्बत ही बनाएगा। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि दोनों नेताओं ने जो कहा वो उनके व्यक्तिगत राय हैं। एक बात तो सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग आज भी दलित पिछड़े आदिवासियों को इंसान समझने के लिए तैयार नहीं हैं। आज भी वो उनकी पार्टियों में भी जो दलित पिछड़े आदिवासी अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनको जातिगत टिप्पणी करके अपमानित करते हैं। इसके लिए बीजेपी को सोचना चाहिए और मैं इस बात का समर्थन करता हूं कि रामचरितमानस में जो भी शूद्रों को, महिलाओं को अपमानित करने जो जैसी टिप्पणियां हैं उनको अब उससे वहां से निकालने का समय आ गया है। श्री रामचरितमानस का विवाद जाति तक पहुंच गया है, जिसको लेकर यूपी में सियासत तेज हो गई है और बयानबाजियों का दौर जारी है। अब देखना ये होगा कि इस मामले पर सियासत क्या रंग लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आपने हमारी एक रिपोर्ट देखी, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए 2024 है, इसीलिए कहीं जाति का ये जो विवाद है ज्यादा गहराता तो नहीं जा रहा। तमाम तरीके के सवाल हैं इस वक्त रामचरितमानस को लेकर के। अचानक से इतने साल, इतने सदियों पुरानी तुलसीदास जी ने लिखी है, वाल्मीकि जी ने लिखा है और ऐसे में गढ़ा है, तो ऐसे में अभी अचानक से रामचरितमानस की बात क्यों? तरह तरह के सवाल हैं जो इस वक्त जहन में हैं देश के। तो आज हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ जो मेहमान हैं अश्विनी शाही, नेता बीजेपी के हमारे साथ, स्वागत रत्नाकर सिंह, नेता कांग्रेस के, थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। दीपक शंखधर, संघ विचारक हैं, स्टूडियो में मौजूद हमारे साथ। प्रोफेसर भुवन जोशी भास्कर हैं हमारे साथ जुड़े हुए, स्वागत है आपका। रत्नाकर जी भी आए गए, स्वागत है आपका। प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के प्रोफेसर भुवन जोशी जी। महंत रामदूत दास हिंदू धर्म गुरु हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा, महंत रामदूत दास जी, हिंदू धर्म गुरु, ये जो शूद्र की लड़ाई है अब आते आते पंडितों पर आ गई है, क्या कहेंगे? शूद्र की लड़ाई पंडितों तक आई। सबसे पहले तो इसको बताइए कि ये कहाँ, मतलब अचानक से कैसे, कहाँ तुलसीदास ने लिखा, वाल्मीकि जी ने गढ़ा, और अब जा करके इतने सदियों के बाद अचानक से रामचरितमानस को लेकर के जिस तरीके से घमासान मचा, तो राजनीति पूरा का पूरी की पूरी कहानी जो है राजनीति हो गई है। लेकिन ये समझना चाहूंगी, क्योंकि मैं नहीं, देश भी समझना चाहता है कि आखिर ये जो मोहन भागवत जी ने सुबह सुबह बयान दिया है कि जो जाति किया, जो डिवीजन किया गया है वो पंडितों ने किया है, वो भगवान ने नहीं किया है। देखिए, बहुत बहुत सर्वप्रथम तो धन्यवाद संचालिका महोदय जी। और एक गंभीर मुद्दा हम इसे कहेंगे, कहीं ना कहीं समाज, धर्म आज राजनीति की चपेट में आता जा रहा है। और ये राजनीति का प्रत्यक्ष नमूना जो आप देख रही हैं कि पहले शूद्र के ऊपर एक टिप्पणी को लेके, जबकि उसका कोई अर्थ ही नहीं था, निरर्थक बना के उसे एक मुद्दा बना दिया गया। अब एक ब्राह्मण को या ब्राह्मण समाज को लेके इसे एक मुद्दा बनाया जा रहा है। सर्वप्रथम बात आती है कि यहां समझने का बहुत बड़ा अंतर पड़ गया है, शब्दों को नहीं समझा गया। मैं बात शुरुआत करूंगा उस मुद्दे से जहां से इसकी उत्पत्ति हुई। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़न। अब ये जो रामचरितमानस है, इसे अवधी भाषा में लिखा गया और ज्यादा साल हुए उस समय मुगल काल। आपकी आवाज ना कट के आ रही है, तो आप जो भी बोलेंगे अगर आधी आधी आवाज आएगी तो बहुत गलत मतलब जाएगा इसका। सबसे पहले टेक्निकल टीम से अपील करूंगी कि आपसे जो इस वक्त बात नहीं हो पा रहा है, ठीक से आपकी आवाज नहीं आ रही, उसको दुरुस्त किया जाए, क्योंकि आधा जो ज्ञान है वो भी बड़ा ही दुखदाई होता है। पंडित जी बिल्कुल, आवाज क्लियर है आपकी, अभी आ रही है? आपकी आवाज मेरे तक पहुंच रही है, पर पता नहीं हमारी आवाज आप तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है। चलिए फिर बोलिए, अब आ रही है, बोलिए जी। जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यहाँ शब्दों को समझने में बहुत अंतर हुआ है। हाँ। ढोर गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ। यहाँ ताड़ना और प्रताड़ना दो शब्द होते हैं। ताड़ने का एक अर्थ ज्ञान भी होता है, ताड़ने का एक अर्थ
शिक्षा देना भी होता है, और प्रताड़ना का अर्थ होता है जिसको लिया जा रहा है कि उसको दंड के रूप में लिया जाता है। प्रताड़ना को, ताड़ना को अपितु नहीं लिया जाता। अब ताड़ना पे अभी आपने जो बोला ना, ये क्या आपने जो संस्कृत के शब्द बोले, मैं कह रही हूँ मैं आम नागरिक हूँ, देश के लोग भी आम नागरिक हैं, ये जो 4 आपने संस्कृत के शब्द कहे हैं, इसमें जिस शब्द पे जोर दे के जहाँ लड़ाई है उस शब्द समझाइए, बाकी की चीजें छोड़ दीजिए क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। मैं वही समझा रहा हूँ आपको, यही एक फेर है जिस तरह आपको शब्दों का अंतर समझ में नहीं आ रहा है, इसी शब्दों के जाल को बुनकर ही इसको पेश किया गया है। यहाँ एक 4 आए हैं, ढोल, गवार, शूद्र और पशु और नारी, 5 लोगों का यहाँ स्पष्टी की गई है इस चौपाई में। तो यहां से शुरुआत करिए। ढोल बिना उसको पीटने से बजेगा नहीं। गवार कैसा आदमी जिसमें बुद्धि तो है लेकिन समझदारी नहीं है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? रामचरितमानस कहती है 60 शूद्र के गुरु की शरण में जाए वो समझ जाएगा। शूद्र का एक ऐसा अर्थ है, पुरातन काल में जब ये रामचरितमानस लिखी गई उस समय पे लोकतंत्र नहीं था, उस समय पे संविधान नहीं था, उस समय राजतंत्र चलता था और कर्मों के आधार पे जाति का निर्धारण होता था। इस समय ऐसी जातियों का निर्धारण नहीं होता था। अगर एक लोहे का काम करता हो तो मिट्टी को हिंदी व्याकरण में कुंभ भी कहते हैं, उसे कुंभकार, कुम्हार कह दिया जाता था। ऐसे शब्दों के द्वारा ही ये जाति समीकरण उस समय पे बना हुआ था। अच्छा, एक चीज और है, इसी हिसाब से आज की वर्तमान स्थिति में इसे कहीं ना कहीं शब्दों को ना समझते हुए इसे एक ऐसा जाल सा बुन के लोगों के सामने प्रेषित तो किया जा रहा है। मोहन भागवत तो ठीक ही कह रहे हैं, फिर जैसा आपने कहा तो ठीक ही कह रहे हैं कि पंडितों ने जाति व्यवस्था बनाई, जैसा आप कह रहे हैं कि कर्मों के आधार पर ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था ये बनाई गई थी, वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं पंडितों ने, भगवान ने थोड़ा ना बनाया। एक चीज मुझे आप बताइए, फिर पंडित यहाँ से पंडितों ने क्यों जाति व्यवस्था बनाई? पंडित क्या कभी से रचयिता रहे हैं? ये पंडितों ने शुरुआती दौर से ही एक घोषणा कर दी कि आप ये बन जाइए, आप ये बन जाइए, और लोगों ने स्वीकार भी कर दिया। ऐसा तो संभव होता ही नहीं। नहीं, आपने भी कहा ना कि कर्मों के आधार पर जाति व्यवस्था बनाई गई, तो मोहन भागवत तो बोल ही रहे हैं कि पंडितों ने बनाई है। उन्होंने ही कर्मों के आधार पर कहा, उन्होंने ही कहा कि आपने ये कर्म किए हैं, आप इस जाति के हैं। महोदय उस समय पे क्षत्रिय शासन चलाते थे, पंडित शासन करता नहीं थे, और 2 वर्ण भगवान के दूत कौन माने जाते थे? क्षत्रिय। भगवान के दूत कौन माने जाते थे? क्षत्रिय। जी, मैं आपको एक छोटे से श्लोक के माध्यम से समझाऊंगा। ब्राह्मणों राजन्य कृता तदस्य वैश्यः पदव्याम शूद्रो। ठीक है अश्विनी शाही जी, मैं आती हूँ आपके पास। बीजेपी के नेता हमारे साथ अश्विनी शाही जी, 2024 का चुनाव है, इसीलिए जाति पर घमासान है। प्रीति जी देखिए, ये रामचरितमानस के इंटरप्रिटेशन से मामला शुरू हुआ और आज पंडितों के गलत इंटरप्रिटेशन पर मामला आकर जो है रुका हुआ है। आज ये शुरुआत से जो इन्होंने माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो कहा, और ढोल गवार क्षुद्र पशु नारी, वो क्षुद्र ही नेता हैं वो, जो आज वो क्षुद्रता अपनी दिखाए और इस समय जो है जाति की राजनीति कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास का नारा देकर चल रही है। आज जो पंडितों की बात हो रही है प्रीति जी, इसको समझने की चीज है। पंडित, ब्राह्मण, विप्र, पुरोहित, आचार्य, सब में फर्क होता है। पंडित जो है, वाल्मीकि जी भी पंडित हुआ करते थे, रविदास जयंती पर यह बोला गया था, तो रविदास जी भी किस तरीके से संत थे, उनको भी हम पंडित अगर कहें तो गलत नहीं होगा, वो चरितार्थ करते हैं। आदरणीय प्रवक्ता जी, पंडित का अर्थ मैं बता देता हूँ। पंडित कर्म प्रवीणः ते पंडिता, जो पंडिताई का काम करता हो। सुन लीजिए आचार्य जी जरा सुन लीजिए। आचार्य जी सुन लीजिए। पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित से ही पांडित्य बना है, और पांडित्य का मतलब होता है कि जो वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, वो पांडित्य में माहिर होता है, वो पंडित होता है। ब्राह्मण कौन होता है? जिसको ब्रह्म यानी कि ईश्वर में ही आस्था हो, उनके अलावा कुछ न मानता हो, वो ब्राह्मण होता है। पुरोहित जानते हैं किसको कहते हैं? वो याचक होता है, वो कोई भी हो सकता है।
आप पुरोहिती कर सकते हैं। आप यहाँ पर अगर ये चोला एक ओढ़कर बैठे हैं आचार्य का, तो आप ब्राह्मण भी हो सकते हैं, आप राजपूत भी हो सकते हैं, आप कोई भी हो सकते हैं, आप ज्ञाता हो सकते हैं, आप शूद्र भी हो सकते हैं। तो बड़ा व्यवस्था थी हमारे यहाँ। वाल्मीकि जी किसके थे? वाल्मीकि जी के लिए लिखा गया, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। संघ के प्रचारक विचारक भी हमारे साथ हैं। अब संघ प्रमुख ने बयान दिया है, तो एक बार हम जान लेंगे। हमारे साथ दीपक शंखधर, संघ विचारक, स्टूडियो में मौजूद। दीपक जी, आज मोहन भागवत जी ने जो कहा है उसके क्या मायने, किस एस्पेक्ट में कहा गया है, ये जरा समझाइए। क्योंकि अभी तक अश्विनी जी ने जो कहा है और साथ ही हमारे साथ जो गुरु जी बैठे हैं महंत रामदूत जी, उन दोनों की बातों से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं और आप मोहन भागवत जी के बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये जो वैदिक परंपरा है, हमारा सनातन जो पंथ है, सनातन जो धर्म है हमारा, इसमें कार्मिक स्थिति से कर्म के अनुसार वर्ण की व्यवस्था है और ये एक हायरार्कियल मैनेजमेंट है। ये हमारे सोशियोलॉजी में पढ़ाया भी जाता है। आप समाजशास्त्र को यदि पढ़ेंगे तो उसमें ये मूवमेंट्स हमारे यहाँ अलाउड हैं। ऋषि विश्वामित्र जो थे वो वंश से क्षत्रिय थे, ऋषि मुदगल जो थे वंश से क्षत्रिय थे, पर घोर तपस्या करने के बाद, अनंत काल तक एक तपस्या करने के बाद वो ऋषि हो गए और उन्हें ब्राह्मणत्व प्राप्त हो गया, ब्रह्मत्व प्राप्त हो गया। तो सभी जो हैं ब्रह्मा जी की संतान हैं और उनके लिए सब बराबर हैं। जो हमारा मेकर है उसके लिए हम सब बराबर हैं। मोहन भागवत जी के बयान को आप पहले समझाइए, वो कहना क्या चाह रहे थे, पहले ये बताइए आप। घमासान आज उनके बयान के बाद भी हुआ है? नहीं, कोई घमासान नहीं है। घमासान कुछ भी नहीं है। घमासान बनाया जा रहा है। कैसे? यदि ब्राह्मण होने का बात करें, क्लास डिवीजन भगवान ने नहीं, पंडितों ने बनाया। हाँ, नहीं, ये पंडितों ने नहीं, पंडित की बुद्धिजीवी लोग ये डिसाइड करते हैं, मैनेजमेंट के लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन क्या काम करेगा। हाँ। बुद्धिजीवी माने कौन? हाँ। ब्राह्मण माने कौन? हाँ। मैनेजर। हाँ। मैनेज करने वाला। हाँ। गुरु शिक्षा देने वाला वो ब्राह्मण। तो शिक्षा देने वाला, मैनेज करने वाला, सबके दायित्व को अपने ऊपर लेने वाला। यही तो कहा उन्होंने। लेकिन हमारे साथ जो महंत बैठे हैं उनका कहना है कि नहीं, ये कैसे होगा, है ही नहीं ऐसा। हमारे साथ महंत रामदूत जी, अभी दीपक शंखधर कह रहे हैं कि हम पंडित उन्हें ही मानते हैं जो भगवान के दूत होते हैं, हम पंडित उन्हें ही मानते हैं जो समाज को नई दिशा दिखाते हैं, हम पंडित उन्हें ही मानते हैं जो ब्राह्मण होते हैं। अब क्या कहेंगे आप? नहीं, तो मैं उनसे प्रश्न करना चाहूंगा, क्या भागवत जी ने ये कहा है कि पंडितों के द्वारा ही समाज की प्रथा बनाई गई? आप इससे सहमत हैं क्या? दीपक जी जवाब दीजिए। नहीं, ब्राह्मण जो है कोई जाति नहीं है, ब्राह्मण एक व्यवस्था है समाज। छोड़ दीजिए, चलो ब्राह्मण की एक अलग परिभाषा है। पंडितों, उन्होंने कहा कि पंडितों के द्वारा समाज में ये जाति समीकरण जो बनाया गया या जातियों द्वारा ये बांटा जा रहा है, उसकी देन ब्राह्मण है क्या या पंडित है? इसको बात को आप स्वीकारते हैं? महंत जी, आप तो स्वयं ही ज्ञानी हैं। आपके बताए हुए पद चिन्हों पर सारा सनातन धर्म चलता है। मेरे ज्ञान की परीक्षा नहीं है। हाँ। यहाँ डिबेट संघ के ऐसे प्रमुख के बारे में है जिस संघ की स्थापना भी एक ब्राह्मण ने की, जिस संघ को बनाया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप हमारे धर्मगुरु होते हुए इसे ब्राह्मण के दृष्टिकोण से क्यों देखते हैं? मैं कहता हूं इसे हिंदू के दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखा जाता? दीपक जी ब्राह्मण की कहीं बात ही नहीं हो रही है। इसे हिंदुत्व के दृष्टिकोण से क्यों नहीं देखा जाता? रत्नाकर जी, ठीक है, रत्नाकर जी, कांग्रेस आती हूँ पंडित जी, आती हूँ महन जी। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, रत्नाकर सिंह जी। हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, हाथ भी उठा रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं। 24 नजदीक है क्या, इसीलिए तमाम लोगों को इस वक्त राजनीति के लिए रामचरितमानस याद आया है और साथ ही जाति याद आई है? रत्नाकर जी। प्रीति जी, देखिए, जिस पार्टी को कह लीजिए या जिस संघ का जो उत्पत्ति ही इस प्रकार हुई है कि वो एक हिंदुत्व के विचारधारा को लेकर चलता है और हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करता है, और ये हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना करने के एवज में इन्होंने बहुत सारी चीजें किया है और करते आ रहे हैं, समाज में बांटने का काम करते हैं। मैं अभी सुन रहा था, अभी ब्राह्मण की बात हो रही थी तो एक सज्जन कह रहे हैं कि क्यों नहीं हिंदू की बात होती है। तो आज ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं,
जब हिंदू हो जाएगा तो हिंदू में शूद्र कौन है भाई, ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, उस पर लड़ाई शुरू कर देंगे। मैं ये पूछना चाहता हूं आरएसएस के संघ के लोगों से और भारतीय जनता पार्टी से कि अगर संघ के प्रमुख कहते हैं कि ब्राह्मणों ने वर्ण की व्यवस्था की है और ईश्वर के लिए सब एक है, तो संघ में आज तक कितने उन्होंने कहा पंडितों ने, रत्नाकर जी उन्होंने पंडितों ने कहा, बार बार आप इस चीज को तो मत दोहराइए, ब्राह्मणों ने नहीं, सुनिए पंडितों ने कहा। प्लीज बीच में बोलिए मत, मुझे नहीं, मैं आपको करेक्ट कर रहा हूँ, क्या बोला, आप गलत बोल रहे हैं। यही बोला ना कि ब्राह्मणों ने वर्ण व्यवस्था, पंडितों ने अच्छा छोड़ दीजिए, पंडितों ने कहा, ब्राह्मणों ने नहीं कहा। अच्छा उसको भी छोड़ दीजिए एक बार। तो हमारे यहाँ पंडित का दर्जा तो ब्राह्मण को ही है। अश्विनी जी, प्रीति जी, हाँ बोलिए। प्रीति जी, हाँ, एक चीज और बोले वो, हाँ, एक चीज और बोले, हाँ, वो बोले कि ईश्वर के लिए सब एक है, मतलब कोई वर्ण व्यवस्था में कोई ऊंच नीच, कोई क्षत्रिय है कि कोई ब्राह्मण है, कोई शूद्र है। मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कि संघ में और संघ के लोगों से कि संघ में कितने दलितों को, कितने शूद्रों को आपने संघ प्रमुख बनाया है, 100 साल होने को आए। आपने संघ में अगर भेदभाव नहीं है तो स्त्रियों को क्यों तिरस्कार किया जाता है, क्यों नहीं संघ में उनको संगठन में जेन्युइन सवाल है, दिया जाता है। तुरंत सवालों का जवाब लेंगे, ठीक है। हाँ जी, और एक और सवाल है, एक और सवाल है, आम सवाल है, जो ये कहते हैं कि ईश्वर सबके लिए एक है, वर्ण व्यवस्था जो है ये ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई है। मैं फिर ये पूछना चाहता हूँ कि जो भाई जिसकी उत्पत्ति ही हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना से हुई है, आज वो मुसलमानों को भी अपने संगठन में क्यों नहीं ले रहा है? तमाम मेहमानों के पास वापस जाएंगे। रत्नाकर जी ने महत्वपूर्ण सवाल पूछे, लेकिन हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। हमारे साथ भुवन जोशी हैं, प्रोफेसर भुवन जोशी हैं। भुवन जोशी जी, समाजवादी पार्टी भी बहती गंगा में हाथ धोना बड़े अच्छे से जानती है। देखा उन्होंने रामचरितमानस का भी विवाद छिड़ा हुआ है, बहती गंगा है, अभी हम लाइमलाइट में है नहीं, यही मौका है, एकदम घुस जाना चाहिए। ये सब भी इन्हीं का किया करा है। थोड़ा सर्व मर्यादा से रहेंगे। मैंने सबकी से बड़े धैर्य का परिचय दिया, सभी लोग धैर्य का परिचय दिया। मैं पहले तो अपने पार्टी का स्टैंड क्लियर करना चाहता हूँ। हम लोग सभी धर्मों का आदर करते हैं और सभी धर्म ग्रंथों का आदर करते हैं। हमारी पार्टी की केवल आपत्ति उन शब्दों को लेकर है, उन पंक्तियों को लेकर है जो महिला विरोधी है और इसके साथ साथ जो दलित, पिछड़े, आदिवासी विरोधी है, उस लाइन का हम लोग विरोध करते हैं। अब रही बात आज के विषय की, मैं आपसे कहना चाहता हूँ और सब पूरा देश जानता है, भारतीय जनता पार्टी का जो मातृ संगठन है वो आरएसएस है। आज उन्होंने जो नई बहस छेड़ी है, उन्होंने कहा है कि जो व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था थी, वो पंडितों ने करा है। आज भारतीय जनता पार्टी को देश को बताना है, प्रदेश को बताना है कि क्या वो मोहन भागवत जी के कथन से सहमत है या नहीं, क्योंकि एक वर्ग आज बड़ी बेचैनी से भारतीय जनता पार्टी के आंसर का इंतजार कर रहा है और देश भी इंतजार कर रहा है, प्रदेश भी इंतजार कर रहा है। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के जो मात्र संगठन है, आज वो इस सेल्फ गोल एक चीज होती है, इस सेल्फ गोल के रूप में मैं इसको देखता हूँ। और निश्चित तौर पे हमारी जो समाजवादी पार्टी की जो लड़ाई है, महंगाई को लेकर है, बेरोजगारी को लेकर है, किसानों को लेकर है। नहीं, लेकिन जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को लेकर के जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया, उसके बाद आपकी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने उनसे किनारा कर लिया। प्रीति जी, पार्टी का स्टैंड बिल्कुल साफ सुथरा है। माननीय अखिलेश यादव जी का स्टैंड साफ सुथरा है। क्या है स्टैंड? हम लोग बिल्कुल, प्रीति जी मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ आपको, हम लोग जो पंक्तियां हैं, जो शूद्र विरोधी है उनको हटाने की मांग करते हैं और जो महिला विरोधी है उस पंक्ति को हटाने की हम लोग मांग करते हैं। अच्छा। एक लोकतंत्र में हम लोग मांग कर सकते हैं, एक विरोधी पार्टी है हम लोग, अचानक से क्यों ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तुलसीदास ने लिखा रामचरितमानस, उसके पहले वाल्मीकि जी ने गढ़ा है। अब इतने सालों के बाद कितनी उम्र होगी स्वामी प्रसाद मौर्य जी की? 60 साल, 55 साल, 65 साल?
इतने सालों के बीच में अचानक से उन्हें 10 दिन पहले, 1 महीने पहले रामचरितमानस के बारे में याद आता है कि एक पंक्ति है जो इस पन्ने में है, इसे हमें हटाना है। सपने में आए थे राम जी उन्हें बताने? प्रीति जी, मैं बताना चाहता हूँ यही कुरीति नहीं, अन्य कुरीतियां अचानक से क्यों? ये चुनाव के पहले क्यों? इतने सालों से क्यों नहीं? मैं उसी विषय पे आ रहा हूँ। देश में पहले बहुत सारी कुरीतियां थी। सती प्रथा का नाम आपने सुना होगा, बाल विवाह का नाम आपने सुना होगा। सच्चाई है सर, आप लोगों को लगा, आपकी पार्टी को लगा, स्वामी प्रसाद जी को लगा कि यही मौका है चुनाव से पहले लाइमलाइट में आने का, कुछ ऐसी चीजें कह दी जाएं जिससे एक बार फिर से मीडिया के कैमरे आपके पीछे दौड़ जाएं। प्रीति जी, हम लोग जो कहते हैं ना उसके स्टैंड पे कायम रहते हैं। हमारी पार्टी पूरी तरह अश्विनी जी भाजपा के नेता है, कुछ कहना चाहते हैं, जल्दी से बोलिएगा अश्विनी जी। देखिए प्रीति जी, अभी हमारे मित्र जोशी साहब कह रहे थे ना कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टैंड क्लियर है, लेकिन इन्हीं के पार्टी के मंत्री थे पवन पांडे, तेज नारायण पांडे, उन्होंने विरोध किया, ब्राह्मणों का विरोध किया था इन्होंने, जो ये क्षुद्र स्वामी हैं। दूसरा इन्होंने जूही सिंह, तीसरा इनके राष्ट्रीय सचिव विनय तिवारी, उसके बाद इनके जो मनोज पांडे, इनके मंत्री, सारे ब्राह्मणों ने इनके पार्टी के अंदर विरोध किया है। और उसके बाद इन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। ये देखना है कि यहाँ ब्राह्मणों का अपमान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और आज जो चर्चा छिड़ रही है श्रद्धेय भागवत जी के बयान पर, मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि उन्होंने पंडितों के लिए कहा था, और पंडित का मतलब विद्वान और जानकार होता है। इन्होंने वर्ण व्यवस्था बांटी। तो ब्राह्मणों को पंडित क्यों कहा जाता है बताइए? तो राजपूतों को पंडित क्यों नहीं कहा जाता? क्षत्रियों को पंडित क्यों नहीं कहा जाता? नहीं, ये कौन समझाएगा? एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि पंडित जो विद्वान होते उन्हें पंडित कहा जाता है, ठीक है, आपने ये कहा। विश्वामित्र जी कौन थे? तो मैं नहीं, अरे अपने शब्दों को सही साबित करने के लिए कुछ भी गढ़ दीजिएगा तो थोड़ा चलेगा। विश्वामित्र जी क्या थे आप बताइए ना, विश्वामित्र जी क्या थे? विद्वान थे, राजपूत थे, क्षत्रिय विद्वान थे, बोलिए। पंडित थे, विद्वान थे, पंडित वही महंत, धर्मगुरु भी कुछ कहना चाहते हैं, धर्मगुरु जी भी कुछ कहना चाहते हैं, रामदूत भी अपने आप में वशिष्ठ जी से कम नहीं मानते थे अपने आप को। चलिए, अरे प्रवक्ता जी मेरी सुन लीजिए। चलिए, मैं आपकी इस बात को स्वीकार कर लेता हूँ कि जो ज्ञानी है वो विद्वान है, मैं वही पंडित है, मैं मान लेता हूँ, आपकी वही पंडित है। तो आपके आधार पे जो आज भारतवर्ष में ज्ञानी है, हिंदू संस्कृति से जो संबंध रखता है और जो समाज को नई दिशा या दशा दे रहा है, जो समाज को आगे बढ़ाने में सहायक है, उसने जाति प्रथा फैलाई है। आप ऐसा सहमति देते हैं क्या? उसने जाति प्रथा फैलाई है, आप उसकी सहमति देते हैं क्या? नहीं, एक मिनट, आप शांत मानते हैं आप? हाँ बोलिए, अभी इतनी सुनिए ना, यही कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है, जो वही पंडित है और उसी ने जाति प्रथा फैलाई है। इस चीज से सहमति देते हैं? मुंह पे थोड़ा मास्क लगाएंगे तो बताऊं मैं। पंडित का मतलब होता है जानकार। तो जो उस दशा दिशा के जानकार थे, उन्होंने कर्म के हिसाब से अच्छा मुझे व्यवस्था पंडित का ये मत उन्होंने बांटा। ये तो आप जानबूझकर जो है इस चीज की बात कर रहे हैं। अगर जो वर्ण व्यवस्था को बांटने वाले पंडितों और विद्वानों ने जो काम किया है उसका विरोध कर रहे हैं, आप विरोध कर रहे हैं उसका। अरे दादा, जो नहीं, वर्ण व्यवस्था अगर क्षत्रिय है, भुजाओं पर बल है तो क्षत्रिय है। ब्राह्मण यहाँ से ब्रह्म ज्ञानी जो होता है ब्राह्मण कहते हैं। पंडित उसमें से निकल के क्षत्रिय भी पंडित हुआ है। तो बोला जाएगा महाराज तुम पंडित ज्ञानी प्रभु, आप समझिए इतना भी कह सकते। ठीक है, रत्नाकर जी के सवालों का जवाब भी दीजिए ना अश्विनी जी। रत्नाकर जी ने बड़ी महत्वपूर्ण सवाल आपसे पूछे, उसका जवाब दीजिए। उसके बाद हमारे संघ विचारक भी उनके पास भी जाऊंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं वो भी। देखिए, रत्नाकर जी आज जो है इस उत्तर प्रदेश की राजनीति में और केंद्र की राजनीति में न 3 में है न 13 में है। इनकी तो स्थिति ये हो गई थी कि ये विपक्ष में बैठने लायक नहीं थे। आज किसी तरीके से अपने पप्पू टाइप नेता को गंभीर बनाने के लिए कई हजार करोड़ का देखिए, मैं इनके शब्दों पे आपत्ति जवाब नहीं है तो जवाब मत दीजिए, लेकिन पर्सनल कमेंट मत कीजिए, पर्सनल कमेंट मत कीजिए। जवाब नहीं है, जवाब मत दीजिए। यहाँ
सुलझाने वाला कोई मामला नहीं देश होता। कहता है उनको, देश कहता है, ज्योति जी देश कहता है उनको। मैं क्या कह रहा हूँ, आज उनको नहीं, लेकिन अश्विनी जी यात्रा की गई। अच्छा ठीक है, अश्विनी जी सुनिए अश्विनी जी, आप अभी कह रहे हैं हमारे साथ गुरु है, धर्म गुरु, उनको कह रहे हैं आप मास्क लगा लीजिए, इधर आप रत्नाकर जी को कह रहे हैं कि पप्पू हैं आपके राहुल गांधी, मतलब आप इतना खिसिया गए हैं, इतना खिसिया गए हैं आप, इतना खिसिया गए कुछ भी बोलिएगा। मान कर दो उसका, दबा दो, उस पे चल जाओ। हम लोग विश्वामित्र के वंशज हैं और विश्वामित्र जी ने तो नई दुनिया रची थी। अच्छा भुवन जोशी जी कुछ कह रहे हैं, भुवन जोशी जी। नई जी, भारतीय जनता पार्टी को संत और पंडित ब्राह्मण सब चुनाव में चाहिए, इनको चुनाव के लिए चाहिए संत लोग। दीपक शंखधार सबको बोलने का मौका मिलेगा। दीपक शंखधार संघ के विचारक बोलिए। कांग्रेस के प्रवक्ता जोशी जी हो गए, रत्नाकर भाई तो शांत हो गए, जोशी जी आज कांग्रेस के प्रवक्ता हो गए। देखिए, आपके कभी नेता को मैंने कोई गलत शब्द प्रयोग करा है? भाई मैं बात करना, अपनी बातों को रख सकता हूं। मौका दे नहीं रहे अश्विनी जी, तो चुपचाप हो गए। वो कह रहे हैं ऐसे माहौल में डिबेट नहीं करूंगा मैं, देखिए हाथ उठा रहे हैं। हमारे यहाँ डिबेट का जो रूल, डिबेट के रूल का प्रॉपर पालन करते नजर आ रहे हैं रत्नाकर जी। जी 1 मिनट दीजिएगा, मैं 1 मिनट बोलना चाहूंगा, सिर्फ 1 मिनट। देखिए, आज का परिदृश्य ऐसा हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो संघ है, संघ को यह लगता है कि उनके जो है पिछड़े वोटर, दलित वोटर, वो जो खिसकते नजर आ रहे हैं। किस लिए खिसकते नजर आ रहे हैं? क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है आज शूद्र की राजनीति पे उतर आई है, तो कहीं न कहीं ये शूद्र जो है की राजनीति और शूद्रों का फेवर जो है उनको मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसलिए सत्ता का टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए संघ के प्रमुख ने इस तरह का बयान दिया है, और संघ के प्रमुख बार-बार इस तरह का बयान देते रहते हैं। सत्ता के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए संघ के प्रमुख ने ऐसा बयान दिया है। संघ उदाहरण दे देता हूं, उदाहरण। अरे हमारे साथ उदाहरण बैठे हैं, रुक जाइए दीपक शंखधार जी। सत्ता के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए संघ के प्रमुख ने यह बयान दिया है, रत्नाकर जी कह रहे हैं। अब बताइए क्या कहेंगे आप, कौन से टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं ऐसे भागवत जी समय समय पर आकर? हमारा सारोकार रत्नाकर जी समाज से होता है, ये सत्ता के टेम्परेचर से नहीं होता है। सत्ता के टेम्परेचर पे उतरती हुई कांग्रेस होगी। बोलने दीजिए, दीपक जी को भी बोलने दीजिए। सत्ता के टेम्परेचर पे उतरती हुई कांग्रेस होगी, सत्ता के टेम्परेचर पर चढ़ती हुई 1885 की कांग्रेस होगी, सत्ता के टेम्परेचर पर चढ़ती हुई 1915 की कांग्रेस होगी, सत्ता के टेम्परेचर पर चढ़ती हुई जब हमारी भारत जोड़ो यात्रा सफल होने लगती है तो प्रधानमंत्री मोदी जी दीपक जी बैन किया। जब डैमेज कंट्रोल करना होता है संघ को, जब डैमेज कंट्रोल करना होता है सभी का खून के रंग का एक ही है। रत्नाकर जी बात सुनेंगे नहीं, रत्नाकर जी भी नहीं सुनेंगे। पहले सुन तो लीजिए, फिर काउंटर कीजिएगा। बोलने दीजिए दीपक जी को, उसके मैंने आपको कितने चरण बताए जब तक कांग्रेस ने आरोप मेरे ऊपर लगा, रत्नाकर जी भी वही उसी लाइन पर चल गए। अब बताइए, आरोपित मैं हो गया। यही हो रहा है आज की राजनीति में। आप लोग संघ के लोगों को भी बोलने मत दीजिएगा, मतलब ऐसा गलत मैसेज जाएगा। बताइए, बोलने दीजिए इनको। संघ बोलिए दीपक जी। सत्ता के टेम्परेचर पर कितनी बार कांग्रेस चढ़ी होगी आप बताइए? जब संघ पर बैन लगा, आप सुन लीजिए रत्नाकर जी, सुन लीजिए, सुनने की क्षमता पैदा कीजिए, सुनने की क्षमता। छोड़ो भारत जोड़ो, आकर प्रेम का संघ का रोक संघ को बैन किया, कारण नहीं बता पाए आज तक। आप बताइए ना, कब आप आजकल लगा दिया? बताइए आप लोग कितनी बार सत्ता के टेम्परेचर पर चढ़े? गांधी जी का जब और जनता ने वो टेम्परेचर उतार दिया आपका, समाज ने वो टेम्परेचर स्वीकार नहीं किया, आपका उतार दिया है। नहीं, लेकिन रत्नाकर जी बड़ा लॉजिकल नहीं देखिए इन सब में। मुझको रत्नाकर जी की एक बात बड़ी अच्छी लगी दीपक जी, एक बात रत्नाकर जी की बड़ी अच्छी लगी। वो कह रहे हैं 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। ये तो बड़ा सही कहा इन्होंने कि ये सब करने से अच्छा है कि आप थोड़ी जरा की भाषा पढ़ लीजिए। ये प्रीति जी वो लोग कह रहे हैं जो लोकतंत्र के मंदिर के सामने साधुओं की हत्या करवाते हैं, गायों को कटवाते हैं। अच्छा, ये वो लोग कह रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं जिन्होंने आपातकाल के दौर में संघ के प्रचारकों पर, संघ के स्वयंसेवकों पर किताब पढ़ के आते हैं। मैं तरामदूर की आशा नहीं थी, उससे ज्यादा मैं तरामदूर जी, ये वो लोग कह रहे हैं
ये 2.5 एकड़ प्रेम का ये वो लोग करना चाहते हैं। 2 मिनट का समय दे दीजिए, 2 मिनट का 1-2 क्वेश्चन हमें दीपक जी से कर रहे हैं, अगर हो सके संचालिका। अच्छा ठीक है रत्नाकर जी, प्लीज थोड़ा सा स्पेस देते हैं हम। हमारे साथ रामदूत जी भी हैं, बोल लीजिए, पूछिए, सवाल पूछिए। दीपक जी, एक छोटा सा प्रश्न हमारा आपके लिए है कि संस्थापक किसे कहा जाता है? हमारे लिए तो सनातन के संस्थापक वही लोग हैं जिन्होंने भगवा धारण किया और जिन्होंने भगवा धारण किया और जिन्होंने भगवा को अपने चरित्र में उतार लिया। भगवा का अर्थ है शांति, भगवा का अर्थ है ज्ञान। मेरे प्रश्न से मत भटकिए, मेरा प्रश्न है कि संघ के संचालक कौन है? मैं तो आपको धर्मगुरु होने के नाते से आपको प्रणाम कर रहा हूँ, मैं नहीं भटक रहा हूँ। और मैं नहीं भटक रहा हूँ तो आप मेरे मार्गदर्शन कर दीजिएगा। विरोध सिया राममय सब जग जानी, हमारे लिए तो आप भी प्रणाम करने योग्य है, लेकिन मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे, उस प्रश्न का साधारण तौर पर मैं उत्तर चाहूंगा आपसे। मैं सिर्फ इतना प्रश्न कर रहा हूं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक किसे कहा जाता है? आपने पढ़ा होगा। बिल्कुल, हेडगेवार जी को कहा जाता है, डॉक्टर परम पूज्य हेडगेवार जी को कहा जाता है। केशव हेडगेवार जी, इन्हें संघ का संस्थापक माना गया है। अच्छा, इनके पहले पंडित डॉक्टर केशव हेडगेवार लिखा होगा, आपने पढ़ा होगा। इनके नाम के पहले पंडित लगाया जाता है। तो मैंने क्या संघ के संस्थापक कहाँ लिखा है? ऐसा कहाँ पढ़ा में आ रहे हैं जिन्होंने समाज में जाति समीकरण को फैलाया है? क्या वो भी उसी समीकरण में वही पंडित है क्या? उनके नाम के आगे भी पंडित लिखा है। अरे महाराज जी, क्या आप बात कर रहे हैं भाई? मुझे मैं तो 1925 में बनी हुई है, उसको आप पंडित का वहां ले आकर जोड़ रहे हैं। कहाँ का था रोड़ा, कहाँ भानुमती का कुर्मा क्यों जोड़ रहे हैं? बात कर रहे हैं। अरे महंत जी, क्यों जोड़ रहे हैं? ये बड़ा व्यवस्था और जाति व्यवस्था कब बनाई गई है? यही सब संदेश देते हैं क्या? अरे कुछ तार्किक बात, कोई धर्मगुरु है आप? ये गेरुआ चोड़ा ओढ़कर जो है इस तरीके की बात मत करिए कि आपका सम्मान खत्म हो जनता के नजर में। अरे भैया नहीं, ये कौन सी बात है? भानुमती का कुर्बा जोड़ रहे हैं, यहाँ से ले आकर यहाँ जोड़ रहे हैं पंडित। और अरे जो पंडित थे वो पंडित हैं। अच्छा दीपक जी, जब से आप आई, आप पैदा हुए तो शूद्र थे कि नहीं थे? आप ये बताइए मुझे। आप आचार्य हैं, आप पैदा जन्मना जाए थे शूद्र जाति का समीकरण की है ना? 7 साल तक आदमी शूद्र होता है। जन्मना जाए थे शूद्र, आप भी शूद्र थे, मैं भी शूद्र था। तो आज क्यों पंडितों की बात कर रहे हैं आप? जो विद्वान है, जो जानकार था उस समय, उसने इस व्यवस्था को बांटा। जो सेवा करता था उसको सेवक कहा गया, उसी का राज था। सामाजिक व्यवस्थाओं पर सेवकों का राज था और उन्हीं के हिसाब से सामाजिक व्यवस्थाएं चलती थी। कर दीजिए, मैं बात कर रहा हूँ आरएसएस के भैया। तो पंडित कहाँ से ले आए आप? वहां आरएसएस पर ले आए बीच में, तो पंडित कहाँ से ले आए भाई? पंडित जब था तब था। ये बात हो रही है त्रेता द्वापर की बात हो रही है, और आप जो है आज 1925 में स्थापना हुई उसकी बात कर रहे हैं आप। अरे कुछ कायदे का ज्ञान दीजिए जिससे ज्ञान हम लोग रत्नाकर जी कुछ कह रहे हैं। रत्नाकर जी बहुत देर से। रत्नाकर जी डिबेट कर रहे हैं आप। रत्नाकर जी देखिए मैं अपनी बातों को पूरा नहीं कर पाया। सत्ता के टेम्परेचर की बात मैं कह रहा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को डिफेंड करती है और सत्ता के टेम्परेचर को आरएसएस मेंटेन करती है। कभी भी भारतीय जनता पार्टी द्वारा जब इस तरह का समीकरण को सॉल्व नहीं कर पाया जाता है और डैमेज हुआ रहता है समाज में, इस तरह से बांटने वाली जो इनकी और राज करने वाली कूटनीति जो बीजेपी की काम नहीं आती है, तो संघ आता है और कहता है, कभी ये कहते हैं सारे मुसलमानों को कि अगर आपको भारत पसंद नहीं है तो पाकिस्तान चले जाओ, यही संघ प्रमुख कहते हैं। और यही संघ प्रमुख कभी ये कहते हैं नहीं गलत, उनका रंग ये गलत आरोप है रत्नाकर जी, गलत, ये गलत कह रहे हैं आप। मुझे बताइए ये ऑफिशियल बयान कहाँ पर है? मुझे नहीं, ये बताइए आप इस तरीके से इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते। कहते हैं गलत कि कभी नहीं धर्म के रास्ते जो आएगा उसको मिटा दिया जाएगा। कभी ये संघ के प्रमुख कहते हैं कि सबका सम्मान किया जाएगा। तो ये सत्ता का टेम्परेचर जिस तरफ देखते हैं बढ़ते घटते,
उस तरह का संघ के प्रमुख का बनाने लगता है। मैं यही कहना चाहता हूँ। देखिए गलत आरोप लगा रहे हैं आप। अरे भाई मुझे बताइए ना, ये बयान पाकिस्तान जाने वाला बयान कब दिया? आप मेरे आरोपों को जाके वेरीफाई कर लीजिएगा। अब ये नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे, देखिए कांग्रेस कुछ भी बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा। ये लाशों की राजनीति बोलेंगे ऐसा नहीं चलेगा। जिस प्रकार से कुछ भी करेंगे कांग्रेस की देन है कि सभी धर्मों में समानता का अधिकार कांग्रेस ने लाया। सभी वर्ण जातियों को, सभी धर्मों को एक समान अधिकार देने का काम किसी ने किया, कांग्रेस ने किया। संविधान के तहत अंतिम पंक्ति में बैठा अंतिम व्यक्ति को भी अधिकार उतना ही है जितना कि एक ब्राह्मण को है, क्षत्रिय को है। सबको समानता का अधिकार। फिर देखिए नहीं समझ रहे आप। फिर देखिए आप फिर इलॉजिकल हो रहे हैं, अब हिंदू तार्किक हो रहे हैं, आप तार्किकता से हट रहे हैं। उसके बाद आप तार्किकता से हट रहे हैं। भुवन तार्किकता से हट रहे हैं। भुवन जोशी ये भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी। अच्छा ठीक है, ये जो बखेड़ा खड़ा हुआ, इसकी जो सूत्रधार, जो पार्टी के समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्हीं के पार्टी के प्रवक्ता है भुवन जोशी जी। बोलिए, सूत्रधार तो आप ये जो पूरा बखेड़ा खड़ा, उसके सूत्रधार, रचयिता सब आपकी पार्टी। अब आप क्या मतलब आप क्या करना चाहते हैं? अब इस पूरे बखेड़े में पानी डालेंगे? सही नाम दिया है कि आज जो है भुवन जी अलग बैठकर मुस्कुरा रहे हैं। सूत्रधार सही नाम दिया प्रीति जी आपने। बोलिए भुवन जी। प्रीति जी मैं कहना चाहता हूँ, बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ। अभी आप जिम्मेदारी से बोलिए, बताइए, बोलिए। जी प्रीति जी, हमारी जो लड़ाई है वो शूद्र जो शब्द है, महिला जो शब्द है, उनके सम्मान को जो ठेस पहुंचाता है, जो जाति व्यवस्था इतने सालों से सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे। महिला शब्द की बात कर रहे हैं आदरणीय। वहाँ तो सबरी जैसी भिलनी को भी माँ का दर्जा दिया भगवान राम ने। किस शब्द की बात कर रहे हैं? वहाँ तसल्ली रखे जरा भुवन जी को सुन लेते हैं। बोलिए। जितने सज्जन यहाँ पर बैठे हैं सबको ध्यान से सुनने का काम। अच्छा, अब मैं आपका बताता हूँ। मतलब इतना सुन के देश में इतना बखेड़ा हो गया, अब भी आप लोगों को सुनने की जरूरत है। बताइए, बोल ही लीजिए। मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी आज इस स्थिति में आ गई है कि साधु संत हो गए, पंडित हो गए, या ये जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, ये आज सेल्फ गोल में कर लिया है इन्होंने, क्योंकि ना तो इनको पच पा रहा है ना निकल पा रहा है। आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ये हो गई है, जो साधु संत है, इनके लिए वोटर है, आज उनको ये लोग मास्क पहनाने का काम कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। अब आ जाइए दूसरा विषय मैं कहना चाहता हूँ, पंडित और या जो ये कहते हैं तथाकथित बुद्धिमान लोग, जो ये कहते हैं कि हमारा वोटर है, आज उसको व्याख्या को बताकर देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी की जो पॉलिसी है, डिवाइड एंड रूल, यही लेकर। अच्छा एक बात बताइए भुवन जी, आप तो झूठ बोलते नहीं, जहां तक मैं आपको जानती हूँ। तो स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जब ये बयान दिया, उसके बाद आपने बातचीत की उनसे, आपने समझाया उनसे, कुछ कहा कि आखिर ये किस आवेश में आके उन्होंने ऐसा बोल दिया? क्या हुआ, क्या था उनके साथ? कुछ बात हुई आपकी? देखिए, मैं बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ। माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि आज भी उन्होंने कहा है कि मैं शूद्र शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, उनसे सदन में जाके पूछूंगा। ठीक है, वाइंड अप का समय है, फाइनल कमेंट की तरफ जाएंगे। शुरुआत अश्विनी जी से करेंगे। प्रीति जी देखिए, जो माननीय जो है स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कहा, उसका इनाम मिला, राष्ट्रीय महासचिव हैं वो इस समय। अखिलेश जी का भी वही था, हिंदू में हिंदू को बांटो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी अपने उसी नारे पर कायम है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और हम लोग ये बंटने नहीं देंगे। हम लोग इस समय सबको साथ लेकर चल रहे हैं और चल रहेंगे। ठीक है, रत्नाकर जी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक अपना जो वोटर जो है वो हिंदुओं को समझ रही है, पूरा हिंदुओं को, सारे लोग। लेकिन कहीं ना कहीं अखिलेश जी जो है शूद्र वाली राजनीति लेकर के आ गए हैं, जिससे इनको लग रहा है कि दलितों का जो है वोट बैंक इनसे खिसकता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से ये सारा प्रकरण। अरे भाई, मैंने पहले भी कहा, ढाई आखिर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। कभी आज शूद्र जो है, इतने सालों में महिलाएं शूद्रों के अधिकारों का कोई सवाल नहीं आया, लेकिन आज जो इतने सालों बाद इनको चिंता है, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी के अधिकार के लिए लड़ो ना आप, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, शूद्र हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ठीक है। दीपक शंखधार, सबके लिए लड़िए। दीपक शंखधार। देखिए, ईश्वर
के दृष्टि में भी और संविधान की दृष्टि से भी समानता का असर है। सभी लोग समान हैं। कोई जाति धर्म के आधार पर विभेद करके समाज को तोड़ने का प्रयास करे, ऐसे राजनीति नहीं चलेगी। और जनता ने ऐसी राजनीति को अस्वीकार कर दिया है। ठीक है, ये समाज जुड़ना चाहता है और जो लोग जोड़ना चाहते हैं उन्हें जनता स्वीकार करती है। ठीक है, महंत रामदूत जी। कहूंगा कि जब तक धार्मिकीकरण से जोड़ा जाएगा तब तक ऐसी चलते रहेंगे। साथ ही हमारा तो ये कहना है कि धर्म को कभी राजनीति के बीच में लाना ही नहीं चाहिए। धर्म अपनी तरफ है, राजनीति आपको करनी है, आपको वोट बैंक बढ़ाना है तो अपने स्तर पे आप राजनीति करिए। कृपया करके इसको धर्म से न जोड़ें, क्योंकि कांग्रेस को मुस्लिम पसंद को आप बीजेपी तो सब जगह इसको पकड़े या इसको छोड़े, किसको पकड़ रहे हैं। और सपा सोच रही है कि अनुसूचित जाति जनजाति इन लोगों को हम संभाल लें। तो सब अपने अपने आधार से पार्टी नहीं है, हमारी कोई धर्म विशेष पार्टी नहीं है। प्रोफेसर भुवन जोशी, फाइनल कमेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे अपना फाइनल कमेंट भुवन जोशी जी। कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास वो पार्टी कह रही है जो चुनाव 80-20 की बात करके जीते और 403 विधानसभा में एक टिकट भी अल्पसंख्यक समाज को देने का काम नहीं करते। निश्चित तौर पे इनका चाल चरित्र चेहरा को प्रदेश समझ चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े इस डिबेट में आए, अपनी अपनी बातों को रखा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी ने समय निकाला। ऐसे में आपने देखा रामचरितमानस को लेकर के जिस तरीके से टीवी पे ही डिबेट नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में अभी इस वक्त सुबह शाम आप देखिए डिबेट छिड़ा हुआ है रामचरितमानस को लेकर के। और साथ ही आज संघ प्रमुख मोहन भागवत ने जब ये कहा कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, ये पंडितों ने बनाया है, भगवान नहीं, उसके बाद एक बार फिर से राजनीति गरमाई गई। हालांकि इन सब पर जो काम आदमी है उनको सोचने की जरूरत है कि इस वक्त जैसा कि रत्नाकर जी ने कहा कि भाईचारे के लिए हमें सोचने की जरूरत है। 2.5 अक्षर प्रेम का बढ़े सो पंडित हो, ये सोचने की जरूरत है, या फिर राजनीति जिस तरीके से हो रही है उसके बारे में बात करने की जरूरत है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया का सवाल।